श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज में हम बच्चों बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड, यानी हमारी कक्षा है बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट, जिसमें हमारी बुक चल रही है बच्चों अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन। तो अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन, तो देखिए बच्चों हमने इसमें अपना चैप्टर चल रहा है बच्चों कंपनी अंकेक्षण, 8वां चैप्टर चल रहा है, यानी टॉपिक जो चल रहा है अपना 8वां लेसन चल रहा है। कंपनी अंकेक्षण वाला चैप्टर हमारे यहाँ चल रहा है लागू। देखिए बच्चों, और हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ भी चुके थे कि किस प्रकार कंपनी अंकेक्षक को आने से पूर्व अपनी जांच करनी चाहिए, किस प्रकार अंशों के निर्गमन का हरण का किया जाता है। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन का अंकेक्षण। अब आता है बच्चों अंशों का हस्तांतरण, यानी आज हम पढ़ेंगे बच्चों अंशों के हस्तांतरण का अंकेक्षण कैसे किया जाता है। यानी अंशों का हस्तांतरण जब हम करते हैं बच्चों तो कंपनी अधिविधान 2013 की धारा 44 के अंतर्गत कंपनी के अंश संपत्ति माने जाते हैं और उनका हस्तांतरण कंपनी के अंतर नियमों में दी गई तिथि विधि से हो सकता है। प्रत्येक अंशधारी को अंशों का हस्तांतरण करने का निश्चित रूप से वैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को किसी भी प्रकार से नहीं छीना जा सकता, लेकिन एक निजी कंपनी के लिए आवश्यक है कि अंशधारी के इस अधिकार पर नियंत्रण लगाए, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर नियंत्रण नहीं लगा होता। तो देखिए बच्चों अपन ने 11th 12th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है बच्चों, क्योंकि वहाँ सदस्य संख्या सीमित होती है और सार्वजनिक कंपनी में कंपनी के सदस्यों की संख्या कोई सीमित नहीं होती बच्चों, यानी अंशों की संख्या के बराबर होता है। तो सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हस्तांतरण की विधि कंपनी विधान 2013 की धारा 56 व 58 में अंशों के हस्तांतरण की विधि दी गई है। तो सबसे पहले आता है बच्चों हस्तांतरण सल्लेख, यानी अंशों के हस्तांतरण का एक लिखित तथा टिकट युक्त हस्तांतरण सल्लेख हस्तांतरण शुल्क के साथ कंपनी को भेजा जाता है, जिसमें हस्तांतरी का नाम, पता, व्यवसाय आदि लिखे होते हैं। यदि अंशों के संबंध में अंश प्रमाण पत्र निर्गमित किया जा चुका है तो उसे भी हस्तांतरण सल्लेख के साथ भेजा जाना चाहिए, नहीं तो बंटन पत्र भेजा जाना चाहिए। यदि हस्तांतरण सल्लेख खो जाए तो हस्तांतरी द्वारा कंपनी को लिखित एवं टिकट युक्त आवेदन पत्र भेजना चाहिए। यदि संचालकगण संतुष्ट हो जाएं तो क्षतिपूर्ति की उचित शर्तों के अधीन हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हस्तांतरण के लिए कंपनी कोई निर्धारित शुल्क लेती है, उस शुल्क को जमा कराने के बाद आपके नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। और लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपसे हस्तांतरण प्रलेख खो गया हो तो आपको कंपनी को निर्धारित शुल्क देना है और निर्धारित तरीके से आवेदन करना है, और संचालक मंडल अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको हस्तांतरण को दोबारा से क्षतिपूर्ति प्राप्त करके जारी कर देंगे। कंपनी विधान की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों, देखिए भारतीय कंपनी विधान के अनुसार हस्तांतरण सल्लेख के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्रत्येक हस्तांतरण सल्लेख में एक निर्धारित फॉर्म पर होगा और हस्तांतरण या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने से पूर्व एक निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और वह निर्धारित अधिकारी इस सल्लेख पर वह तारीख लिख के देगा जिस दिन उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। और यदि यह सल्लेख ऐसे अंशों से संबंधित है जिसके किसी मान्य स्कंद विनिमय
में व्यवहार किया जाता है तो उसे उस तारीख के पश्चात जिस दिन वह निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था उस तारीख से पहले दिन, जिसे पहली बार कानून के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर बंद होता है, अथवा प्रस्तुति की तारीख से 12 माह के भीतर जो भी बाद में आए कभी भी कंपनी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अन्य किसी परिस्थिति में यह निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर कंपनी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो स्कंद विनिमय में अगर आपसे व्यवहार हो रहा है तो किस दिन हुआ, किस समय हुआ, तो वो निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना होगा। ऊपर ए में बताए गए प्रावधान किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं के पास जमा कराए गए अंशों पर लागू नहीं होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई अनुसूचित बैंक। तीसरा, अनुसूचित बैंक के अलावा कोई ऐसा बैंक या वित्तीय संस्थान जिसे कि केंद्रीय सरकार मान्यता दे और जिसके पास अंशों के ऋण की जमानत के रूप में रखा गया है और वो उस संस्थान से उस व्यक्ति को दे दिया है, अथवा किसी ऐसे कार्य को पूर्ण करने के लिए जमानत स्वरूप रखा है जिसे पूरा करने का उस व्यक्ति ने उस संस्थान को वचन दिया हो। आवेदन करने पर केंद्रीय सरकार किसी विशेष मामले में कठिनाई दूर करने के लिए ऊपर ए में वर्णित समय बढ़ा सकती है। बच्चों, हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र हस्तांतरण अथवा हस्तांतरित किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी जो ट्रांसफ़र जिसके नाम हो रहा है वो, या जो अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है वो, दोनों में से कोई भी आवेदन दे सकता है। बच्चों, यदि आवेदन पत्र आंशिक तत्व अंशों के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण द्वारा दिया जा रहा है तो कंपनी इसकी सूचना हस्तांतरित को देगी। यानी अगर उस पर कोई किस्त बकाई है बच्चों तो उसकी सूचना कंपनी देगी। यदि उसकी ओर से सूचना प्राप्ति की तिथि में 2 सप्ताह में कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो कंपनी हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन कर लेगी, अन्यथा नहीं। यानी अगर उसने कोई आपत्ति दर्ज करा दी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बच्चों, कंपनी प्राय हस्तांतरण को सूचना भी देती है, लेकिन ये वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं होता है। यानी कंपनी की इच्छा पर है बच्चों, आपको सूचना दे या ना दे। इसी क्रम में आता है हस्तांतरण का प्रमाणन। यदि अंशधारी अपने अंश प्रमाण पत्र से संबंधित सभी अंशों का हस्तांतरण न करे बल्कि उसके केवल एक भाग का हस्तांतरण करे तो वह अपना अंश प्रमाण पत्र प्रमाणन के लिए कंपनी के पास जमा करा देता है और कंपनी सचिव हस्तांतरण प्रलेख पर लिख दे कि संबंधित अंश प्रमाण पत्र कंपनी के पास जमा हो गया है तो वह अंश हस्तांतरण का प्रमाणन कहलाता है। अंशों के जिस भाग का हस्तांतरण नहीं किया गया है उस भाग के लिए कंपनी द्वारा हस्तांतरण को बैलेंस टिकट दे दी जाती है। हस्तांतरक इस प्रमाणित हस्तांतरण सलेख को हस्तांतरित को दे देता है और बैलेंस टिकट अपने पास रखता है। देखिए बच्चों, अगर सारे ट्रांसफ़र कर दिए जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर मान लीजिए कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र किया है तो जितना हिस्सा ट्रांसफ़र किया है वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी बैलेंस टिकट के नाम से आप हस्तांतरणकर्ता के पास ही रहेगा। कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन से इनकार करना। यदि कंपनी अंतर नियमों में प्रदान किए गए अधिकार के अंतर्गत किसी हस्तांतरण को अस्वीकार कर देती है तो हस्तांतरण सलेख की प्राप्ति की तिथि से 2 माह के अंदर ऐसी अस्वीकृति की सूचना कंपनी द्वारा हस्तांतरण और हस्तांतरी को दी जाएगी। अस्वीकृति की सूचना प्राप्त करने के पश्चात 2 माह के भीतर हस्तांतरण और हस्तांतरी ट्रिब्यूनल में लिखित में आवश्यक फीस सहित उसकी शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल कंपनी हस्तांतरण और हस्तांतरी को अपना अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और उसके पश्चात वह या तो हस्तांतरण को रजिस्टर करने का आदेश दे सकता है या शिकायत को अस्वीकार कर सकता है। यदि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आदेश दिया गया है तो कंपनी उस आदेश की तिथि के 10 दिन के भीतर पालन कर देगा। तो देखिए बच्चों, कई बार आपसी विवाद हो जाता है ट्रांसफ़र में तो कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन से इनकार किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन करना। अंशों के हस्तांतरण के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अंश हस्तांतरण विभाग होता है जो कंपनी सचिव के अधीन काम करता है। देखिए बच्चों, बड़ी कंपनी में ये प्राय प्रतिदिन सा कार्य होता है तो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी सचिव के अधीन काम करता है, तो उसमें सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। अब हम बात है बच्चों अंश हस्तांतरण का अंकेक्षण कैसे किया जाए।
यानी जो हमने अंशों का ट्रांसफ़र कर दिया, इनका अंकेक्षण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आता है बच्चों कंपनी विधान के अंतर्गत, यदि कंपनी अंशों के हस्तांतरण तथा सदस्यों से शुल्क वसूल होता है तो कंपनी की आमदनी है, और अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि इसे आमदनी के रूप में लेखा कर लिया या नहीं कर लिया, और जो हस्तांतरण शुल्क वसूल किया है वो निर्धारित नियमों के अनुसार लिया हो, यानी अंतर नियमों के अनुसार ठीक है या नहीं। अंशों के हस्तांतरण में अंकेक्षक के संबंध में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके अधिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन कभी कभी कंपनी हस्तांतरण का संपूर्ण अंकेक्षण करने का अंकेक्षक से अनुरोध करती है ताकि इस संबंध में गलतियों द्वारा जालसाजियों का पता लगाया जा सके। तो अंकेक्षक चाहे तो इस कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक की मांग कर सकता है। यदि वह इस कार्य को स्वीकार कर लेता है तो अंकेक्षण का इतना भाग समझौते के अंतर्गत अंकेक्षण होगा। देखिए बच्चों, अंकेक्षक पूरे रजिस्टर को देखे, यानी यहाँ हस्तांतरण की प्रक्रिया को तो देखेगा, फीस प्राप्त हुई या नहीं हुई, और लेकिन पूरी डिटेल से जांच करना उसका कर्तव्य नहीं है। लेकिन कंपनी उसके लिए अनुरोध करती है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक मांग सकता है, और उसके जो दायित्व बनेंगे बच्चों वो समझौते के अंतर्गत बनेंगे। तो समझौते के अंतर्गत अंकेक्षक जब अंकेक्षण करेगा, स्वीकार कर लेता तो निम्न प्रकार का दायित्व बनेगा। यानी सबसे पहले वो अंतर नियमों की जांच करेगा, यानी कंपनी के अंतर नियम कंपनी के अंकेक्षक को ये देखेगा कि कंपनी को ये अधिकार देते हैं या नहीं देते, और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए नोटिस देते हुए हस्तांतरण किया हो। हस्तांतरण रजिस्टर की जांच करके देखेगा बच्चों कि सही तरीके से अंशों का हस्तांतरण नाम चेंज हो गया हो। हस्तांतरण संलेख की जांच कर सकता है बच्चों। उसके बाद हस्तांतरण संलेख की जांच में देखेगा निर्धारित मुद्रांक या टिकट लगा हुआ है नहीं है, और हस्तांतरण के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर दिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं या नहीं खाते। यदि हस्तांतरक ने भी कंपनी से अंशों का खरीद बेची कर रखी है तो उसको देखेगा, और यह भी देखना चाहिए कि हस्तांतरण संलेख के सभी आवश्यक बातें सही ढंग से लिखी गई हों, और जिन अंशों का हस्तांतरण किया गया उनकी संख्या में जांच सदस्यों के रजिस्टर से करनी चाहिए। हस्तांतरी को सूचना, यदि आंशिक दत्त अंशों का हस्तांतरण किया है तो अंशों को अंकेक्षक को देखना चाहिए कि हस्तांतरण संलेख की सूचना हस्तांतरित कर्ता को दी गई है या नहीं, और आपत्ति करने के 2 सप्ताह का समय दिया जाता है बच्चों, वो उसको दिया गया अथवा नहीं दिया गया। यदि हस्तांतरण ने अपील की है या आपत्ति करी है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए। संचालक सभा की कार्यवाही की जांच होगी बच्चों। अंकेक्षक संचालक सभा की कार्यवाही पुस्तक से यह देखना चाहेगा कि समस्त हस्तांतरण संचालक सभा द्वारा स्वीकृत हैं अथवा नहीं, क्योंकि बच्चों जो नॉन ट्रांसफ़र होंगे वो संचालक मंडल की सहमति से होंगे। और ये भी देखना चाहिए कि हस्तांतरण संलेखों की सूची पर चेयरमैन के हस्ताक्षर हैं अथवा नहीं। सूची में हस्ताक्षरों के पश्चात परिवर्तन करने की कोशिश तो नहीं की गई, यानी हस्ताक्षरों में कोई अंतर तो नहीं आ रहा, या चेंजेस तो नहीं है, या छेड़छाड़ तो नहीं की गई। अगला पॉइंट इसी में आता है बच्चों, अंशों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पुराने अंश प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं और नए प्रमाण पत्र सही पतों पर भेज दिए हैं, और इस कार्य के लिए अंकेक्षक को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए कहीं एक अंश के संबंध में 2 या 2 से अधिक प्रमाण पत्र तो निर्गमित नहीं कर दिए। उसके बाद सदस्यों के रजिस्टर की जांच करके देखेगा कि पुराने सदस्यों के नाम रजिस्टर से हटा दिए गए हों और नए सदस्यों के नाम जोड़ दिए हों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा कि अंशों के हस्तांतरण का सामान्य दायित्व बनता है, लेकिन अगर कंपनी अंशों के हस्तांतरण की विस्तृत जांच कराना चाहती है तो अंकेक्षक को इसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक लेगा, और जब अतिरिक्त पारिश्रमिक लेगा तो वो समझौते के अंतर्गत उसके कर्तव्य बनेंगे। तो समझौते के अंतर्गत ही वो उनकी जांच करेगा। तो जांच में क्या क्या बताया बच्चों, पहले अंतर नियम की जांच करेगा नंबर 1, दूसरा अंतर नियमों की जांच के बाद हस्तांतरण रजिस्टर की जांच करेगा, तीसरा हस्तांतरण संलेख की जांच करेगा, चौथा हस्तांतरी को सूचना निर्धारित तरीके से दी गई या नहीं दी गई इसकी जांच करेगा, पांचवा संचालक सभा की कार्यवाही की जांच करेगा, छठा
अंशों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा और 7वां सदस्यों के रजिस्टर की जांच करेगा। तो ये था कंपनी के अंशों के हस्तांतरण की जांच। अब आता है बच्चों अंशों का पारेषण। अंशों का पारेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो देखिए बच्चों, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंश उसके प्रतिनिधि के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं और दिवालिया होने पर राजकीय निस्तारक के खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी अधिकृत हो जाता है बच्चों। यानी देखिए बच्चों, अंशों का पारेषण आप समझें कि जब कोई अंशधारी दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंश स्वतः ही उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं बच्चों। और अगर दिवालिया हुआ है तो राजकीय निस्तारक के पास उनको उपयोग का अधिकार आ जाता है। तो ये अंशों का पारेषण कहलाता है बच्चों। यानी एक अंशों के धारक यानी मालिक का दूसरे के पास अधिकार ट्रांसफ़र करना अंशों का पारेषण कहलाएगा। तो पुराने अंशधारी की मृत्यु पर यदि अंशों का पारेषण होता है तो अंकेक्षक को उसकी जांच उत्तराधिकारी के प्रमाण पत्र से करनी चाहिए बच्चों। यानी उसके उत्तराधिकारी ने निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया होगा। यदि किसी पारेषण किसी सदस्य को न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित किए जाने के कारण हुआ है, तो अंकेक्षक उसकी जांच न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों की प्रतिलिपि से करेगा। तो देखिए बच्चों, अंशों का पारेषण कहलाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, तो उसके अंशों को स्वतः ही दूसरे व्यक्ति के पास हस्तांतरित कर दें। तो या तो उसके उत्तराधिकारी के पास जाएगा बच्चों या राष्ट्रीय निस्तारक के पास जाएगा, तो वो अंशों का पारेषण कहलाएगा। तो ये था अंशों के पारेषण। अब अंशों के पारेषण के बाद हम बात करते हैं बच्चों स्वेट इक्विटी अंश। स्वेट इक्विटी अंश। तो देखिए बच्चों, स्वेट इक्विटी अंश से क्या तात्पर्य होता है? जो कंपनी द्वारा ऐसे अंश जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी या संचालकों को बट्टे पर या नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले जारी किए जाते हैं, तो वो स्वेट अंश के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। यानी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी या प्रबंधकों को नकद के अतिरिक्त किसी पारिश्रमिक के बदले दिए जाते हैं बच्चों, तो वो स्वेट अंश कहलाते हैं। तो नकद के अतिरिक्त प्रतिफल वह है जो किसी जानकारी नाउ हाउ देने यानी जानकारी के लिए अथवा बौद्धिक संपदा के अधिकारों की प्रकृति के लिए अधिकार उपलब्ध कराने पर या उपयोगिता वृद्धि करने के लिए दिया गया हो, तो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो वे स्वेट इक्विटी अंश कहलाते हैं। तो स्वेट इक्विटी अंश में बच्चों स्वेट इक्विटी अंशों के निर्गमन की एक प्रक्रिया होती है। यानी एक कंपनी के द्वारा जिस श्रेणी के अंशों का पहले निर्गमन किया जा चुका है, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए अधिकृत है या नहीं है। दूसरा, प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल यदि कोई है, जिन संचालकों अथवा कर्मचारियों को इन अंशों का निर्गमन किया है उसकी श्रेणी अथवा श्रेणियों के प्रकार, यानी कितने अंश दिए बच्चों, किस प्रतिफल के बदले दिए, ये उल्लेख होगा। जिस तारीख को कंपनी व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकृत हुई थी, उसके निर्गमन की तारीख तक कम से कम 1 वर्ष समाप्त हो गया हो। एक मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय में सूचीबद्ध अंशों वाली कंपनी द्वारा स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन करते समय सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है, लेकिन गैर सूचीबद्ध अंशों वाली कंपनी द्वारा स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। तो देखिए बच्चों, स्वेट अंश हुआ जब कोई कंपनी अपने कर्मचारी या प्रबंधकों को उनकी पारिश्रमिक के बदले अंश प्रदान करती है, तो वो स्वेट इक्विटी अंश कहलाते हैं। तो स्वेट इक्विटी अंश जब दिए जाते हैं तो बेटा साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना होना चाहिए। अंकेक्षण इसके देखेगा कितने अंश दिए गए, संपत्ति का मूल्य कितना है उसका,
कितना उसका प्रतिफल प्राप्त किया, ये चीज़ें जांच करेगा। और अंशों का व्यापार प्रारंभ करते हुए 1 वर्ष प्रारंभ हो गया हो बच्चों, कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिले यानी 1 वर्ष हो गया हो। और यदि कंपनी सूचीबद्ध है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में तो सेबी के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। और लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सेबी के निर्देश लागू नहीं होते बच्चों। यानी इक्विटी अंशों के संबंध में जो मर्यादाएं, प्रतिबंध और प्रावधान है वे सभी श्वेत इक्विटी अंशों के निर्गमन पर भी लागू होती है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा ऋण पत्र। अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सा? ऋण पत्र। यानी ऋण क्या हो गया बच्चों? जो हम किसी से उधार लेते हैं। और ऋण पत्र यानी डिबेंचर, यानी कंपनी अपने ऋण को छोटी छोटी राशि में बांट देती है तो वो क्या कहलाता है? ऋण पत्र। यानी कंपनी की सावधि मुद्रा में जारी ऋण का प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है बच्चों। अब ऋण पत्र कुछ प्रकार के होते हैं, यानी ऋण पत्रों के कुछ प्रकार होते हैं। नंबर 1, बंधक वाले ऋण पत्र एवं नग्न ऋण पत्र। यानी ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी को संपूर्ण या कुछ संपत्तियों के प्रभार द्वारा सुरक्षित है। कई बार कंपनी ऋण पत्र को ये अधिकार दे देती है बच्चों कि ये संपत्ति आपके प्रबंध यानी प्रभार में है, यानी गिरवी है आपके लिए, तो वो सुरक्षित हो गए। बंधक वाले ऋण पत्र कहलाएंगे बच्चों वो, जो सुरक्षित होंगे। ऐसे ऋण पत्र जिनके संबंध में धारक को मूलधन या ब्याज के भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती और नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, एक तो हुआ बंधक, जिसके बदले हमने किसी संपत्ति को सुरक्षित कर दिया उससे कि हम ये संपत्ति को बेच नहीं पाएंगे जब तक आपका पैसा नहीं लौटा देंगे। यानी किसी निर्धारित संपत्ति को ऋण पत्र के माध्यम से बंधक रख दिया हो तो ऐसे ऋण पत्र जिनके संपत्ति गिरवी रखी हुई है वो बंधक ऋण पत्र कहलाते हैं। और ऐसे ऋण पत्र जिनके मूलधन और ब्याज के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं है वो नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं बच्चों, यानी असुरक्षित ऋण पत्र। दूसरा आता है बच्चों रजिस्टर और वाहक ऋण पत्र। तो देखिए बच्चों, कंपनी में अभी अपन ने पढ़ा वैधानिक पुस्तकें होते हैं उसमें ऋण पत्रों का रजिस्टर होता है। तो ऋण पत्र रजिस्टर्ड वो कहलाएंगे बच्चों जो कंपनी के रजिस्टर में रखे हों, यानी कंपनी के रजिस्टर में उनका उल्लेख हो और कंपनी प्रत्येक ऋण पत्रधारी के बारे में जानकारी रखती हो तो वो रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। और वाहक ऋण पत्र वो होते हैं बच्चों जिनके बदले में कंपनी कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रख, यानी जिसके पास है कोई रजिस्टर नहीं रखती, कोई लेखा जोखा नहीं होता, कंपनी के पास कोई जानकारी नहीं होती, तो वो कहलाते हैं बच्चों वाहक ऋण पत्र। वाहक मतलब जिसके धारक है वही उस ऋण पत्र का मालिक कहलाएगा, उसी को ब्याज मिलेगा बच्चों। तो यानी रजिस्टर्ड में कंपनी के पास प्रत्येक ऋण पत्रधारी का नाम, पता, सूचनाएं अंकित होती हैं, जबकि वाहक और ऋण पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो केवल सुपुर्दगी पर होता है। तीसरा आता है बच्चों परिवर्तनशील ऋण पत्र। यानी ऐसे ऋण पत्र के होते हैं जिनके धारकों को ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो चाहे तो एक निश्चित समय अवधि में अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे नाम से पता लग रहा है परिवर्तनशील ऋण पत्र, यानी जिसको हम किसी अन्य प्रतिभूति में बदल सकते हैं, तो वो ऋण पत्र हमारे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाएंगे। ऋण की प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए ऋण पत्र, यानी कई बार अपन लोन लेते हैं बच्चों बैंकों से, तो कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है बच्चों, ऋण पत्रों को एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी यानी सुरक्षित संपत्ति के रूप में बैंक के पास गिरवी रख देती है, तो वो प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्र कहलाते हैं। अशोध्य ऋण पत्र, यानी ऐसे ऋण पत्र जिनको लौटाने की अवधि निश्चित नहीं होती बच्चों, लेकिन वर्तमान में कोई भी कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती बच्चों। प्रथम ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों को भुगतान प्राप्त करने का पहले अधिकार होता है बच्चों, वो प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी कंपनी ने मान लीजिए ऋण पत्र जारी कर दिए तो उन पर एक क्रमांक दे देती है बच्चों, प्रथम ऋण पत्र, द्वितीय ऋण पत्र। तो जिस प्रथम ऋण पत्र है उसको पहले राशि प्राप्त होगी और जो द्वितीय ऋण पत्र है उसको प्रथम ऋण पत्र के पश्चात। यानी कंपनी जब भुगतान करेगी तो पहले प्रथम ऋण पत्रों का होगा बच्चों, उसके बाद बची शेष राशि से द्वितीय ऋण पत्रों का। उसके बाद समरूप वाक्य वाले ऋण पत्र,
जब कोई कंपनी किसी श्रृंखला में सामान्यतः ऋण पत्रों को जारी करती है तो समरूपता की शर्त भी लिखी जाती है। ऐसी श्रृंखला के ऋण पत्रों को समरूप वाक्य वाले ऋण पत्र कहते हैं। यानी इसमें क्या करता है बच्चों, कंपनी पूर्व में जारी कर रही है और उसी श्रृंखला के दूसरे कर दिए तो उसमें नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से श्रृंखला होती है। अब आता है बच्चों ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, यानी कुछ कानूनी प्रावधान। तो बच्चों अपन ने देखा कंपनी पढ़ रहे हैं तो कंपनी में हर चीज़ के लिए प्रावधान निर्धारित हैं, तो ऋण पत्रों के संबंध में भी कुछ प्रावधान निर्धारित हैं। तो उन्हीं प्रावधानों के बारे में हम पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, ऋण पत्र निर्गमन का अधिकार। कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन तभी कर सकती है जबकि कंपनी के अंतर्नियम ऋण पत्रों के निर्गमन की व्यवस्था हो। यदि यह व्यवस्था नहीं है तो सर्वप्रथम अंतर्नियमों में परिवर्तन करके व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कंपनी के पास ऋण पत्रों को निर्गमित करने का अधिकार होना चाहिए बच्चों। अगर कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन करने का अधिकार नहीं है तो पहले अंतर्नियमों में ऋण पत्रों को निर्गमित करने का अधिकार प्राप्त करे, उसके पश्चात ऋण पत्रों को निर्गमित करे। दूसरा, ऋण पत्रों की क्रेडिट रेटिंग करना। यदि कंपनी 18 महीनों से अधिक अवधि के बाद के ऋण पत्रों का निर्गमन कर रही है, जिनकी अवधि 18 महीने से ज़्यादा है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त रेटिंग संस्थान जैसे CRI, SIL, केयर, KRE आदि से रेटिंग प्राप्त करना होगा और रेटिंग का उल्लेख ऋण पत्रों के निर्गमन से पूर्व जारी किए गए प्रविवरण में भी करना होगा। ऋण पत्रों का निर्गमन बच्चों 3 प्रकार से किया जा सकता है। सममूल्य पर, यानी जितना ऋण पत्र पर अंकित है उतने में इशू कर दें। प्रीमियम पर निर्गमन कर दें, यानी अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर निर्गमित कर दें। इस संबंध में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ऋण पत्रों पर समस्त राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है अथवा थोड़ी थोड़ी करके आवेदन या याचना के रूप में मांगी जा सकती है। ऋण पत्रों के बंटन पर प्रतिबंध है बच्चों। एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों के बंटन पर निम्नलिखित प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है बच्चों? देखिए, पहला, यदि कोई कंपनी ने कोई प्रविवरण निर्गमित नहीं किया है तो ऋण पत्रों के प्रथम बंटन से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न प्रविवरण फाइल कर देना चाहिए। यानी निर्गमन से पहले या तो बच्चों प्रविवरण जारी करना पड़ेगा। अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि अंश और ऋण पत्र यदि कंपनी जारी करती है तो उसे प्रविवरण जारी करना पड़ेगा, और यदि कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करना चाह रही तो स्थानापन्न प्रविवरण फाइल रजिस्ट्रार के यहाँ कर देना चाहिए। यदि प्रविवरण में कथन दिया जाता है कि किसी स्कंद विनिमय में इन ऋण पत्रों के क्रय विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है या दिया जाएगा, तो प्रविवरण के प्रथम निर्गमन के 10 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए, अन्यथा बंटन व्यर्थ होगा। यदि स्कंद विनिमय अभिधान सूची बंद होने के 3 सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो बंटन व्यर्थ हो जाता है। तीसरा, प्रविवरण के प्रथम निर्गमन की तिथि के बाद 5वें दिन प्रारंभ होने से पहले किसी विशेष दिन से पहले जो कि प्रविवरण में निर्धारित है, कंपनी ऋण पत्रों का बंटन नहीं किया जा सकता। अब आता है कि बच्चों ऋण पत्र धारकों का रजिस्टर, यानी प्रत्येक कंपनी के लिए एक ऐसा रजिस्टर रखना अनिवार्य है जिसमें ऋण पत्रधारियों के बच्चों नाम, पता, व्यवसाय, प्रत्येक ऋण की क्रम संख्या, उस पर चुकाई गई रकम, ऋण पत्रधारी बनने की तारीख आदि का उल्लेख होता है। ऋण पत्रधारियों की संख्या 50 से अधिक है तो उसके संबंध में कार्ड सूची देखनी होगी या उसके रजिस्टर में ही एक सूची के रूप में बनाना होगा। अब आता है बच्चों ऋण पत्रों का हस्तांतरण, यानी अंशों के हस्तांतरण के संबंध में जो विधि कंपनी विधान की धारा 56, 58, 59, 72 यानी 72 तक बताई गई है, उस विधि में ऋण पत्रों के हस्तांतरण में भी अपनाया जाएगा। यानी जिस प्रकार अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है बच्चों, इसी प्रकार ऋण पत्रों का भी हस्तांतरण हो सकता है। तो उसके लिए धारा 56, 58, 59 और 72 के प्रावधान लागू होंगे। अब आता है बच्चों ऋण पत्र शोधन संचय धारा 71। यानी देखिए बच्चों, अगर कंपनी ऋण पत्रधारियों का शोधन करना चाहती है तो आपने देखा कि उसको एक ऋण पत्र शोधन संचय बनाना पड़ेगा बच्चों। यानी कंपनी जब अपने अंशों का शोधन करना चाहती है
तो उसे एक प्रकार से शोधन कोष संचय बनाना होगा। प्रत्येक कंपनी को उन ऋण पत्रों के संबंध में ऋण पत्र शोधन संचय बनाना आवश्यक है जिन ऋण पत्रों का शोधन निर्गमन के 18 माह बाद करना है। यानी 18 माह के बाद अगर शोधन करना है तो बच्चों शोधन कोष बनाना आवश्यक होगा। दूसरा, एक नई कंपनी के द्वारा परिवर्तित ऋण पत्रों का निर्गमन लाने की स्थिति में कंपनी शोधन संचय का निर्माण उस वर्ष से करती है जब कंपनी लाभ कमाने लग जाए, और ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी द्वारा ऋण पत्र शोधन संचय खाते में ऋण पत्र निर्गमित राशि के 50% के बराबर राशि एकत्रित होनी चाहिए। इस शोधन संचय का उपयोग अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के तथा अंशतः परिवर्तित ऋण पत्रों में अपरिवर्तित भाग पर भी लागू होता है। यानी धारा 71 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही शोधन किया जाएगा। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अनुसार पहला पॉइंट अगर अपन देखें बच्चों, तो अधिनियम 2013 के प्रभावी होने के बाद जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करना पड़ता है, जिससे कंपनी ऋण पत्रों के शोधित होने तक अपने लाभ में से प्रतिवर्ष पर्याप्त राशि जमा करती है। दूसरा, ऋण पत्र शोधन संचय में राशि जमा की जाती है तो उसे ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही काम में लिया जाता है। इस जमा राशि को कंपनी किसी अन्य उद्देश्य से नहीं लेती। तो देखिए बच्चों, शोधन कोष बनाया जाएगा और जिस काम के लिए बनाया है वही कंपनी उसी कार्य के लिए काम में ले सकती है, दूसरे कार्य के लिए नहीं। धारा 71 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल चालू वर्ष के लाभ से ही शोधन हो सकता है। पर्याप्त राशि का हस्तांतरण होना चाहिए, खाते में प्रतिवर्ष हस्तांतरण हो, ऋण पत्र शोधन संचय की धारा 71 का पालन हुआ और निरंतर प्रक्रिया से हस्तांतरण होता रहे। अब आता है बच्चों इसी में स्थायी एवं चल प्रभार। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कोई रोक नहीं है तो कंपनी अपनी संपूर्ण या कुछ संपत्ति को ऋण पत्रों के लिए प्रतिभूति दे सकती है। यह प्रतिभूति स्थायी प्रभार के रूप में होगी अथवा चल प्रभार के रूप में। स्थायी प्रभार कंपनी की निश्चित संपत्ति पर होता है और कंपनी उस संपत्ति का प्रयोग प्रभार के मालिक की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। तो चल प्रभार कंपनी की परिवर्तनशील संपत्तियों पर होता है। इसका उल्लेख प्राय कंपनी व्यापार का प्रभार के रूप में किया जाता है। तो प्रभारों का एक रजिस्टर होगा बेटा, यानी कंपनी विधान की धारा 85 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के प्रभारों का एक रजिस्टर रखना चाहिए और उसमें कंपनी के समस्त स्थायी और चल प्रभारों का विवरण होना चाहिए। प्रभार के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करानी होगी बच्चों। यानी धारा 77 के अंतर्गत एक कंपनी के लिए आवश्यक है कि प्रभार उत्पन्न किए जाने के 30 दिन के भीतर प्रभारों का विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दे। दूसरा आता है बच्चों, अब हम इसी में बात कर रहे हैं कि ऋण पत्रों का अंकेक्षण एक अंकेक्षक द्वारा किस प्रकार किया जाएगा। यानी ये भी तो हमने ये पढ़ा कि ऋण पत्र क्या हो गए बच्चों, किस प्रकार से इनका अंकेक्षण होगा और किस प्रकार से करेंगे। तो अब इसी क्रम में हम आते हैं कि ऋण पत्रों का अंकेक्षण। तो सबसे पहले अंतर्नियमों की जांच करेगा बच्चों अंकेक्षक कि कंपनी को ऋण पत्रों का निर्गमन का अधिकार था या नहीं था। फिर वो देखेगा कि धारा 181 और 180 का पालन किया गया अथवा नहीं। तीसरा, बंटन में लगे प्रतिबंधों के संबंध में जांच करेगा कि कोई प्रतिबंध लग रहा हो तो उसकी पालना की अथवा नहीं। ऋण पत्र रजिस्टर का संधारण सही प्रकार से किया गया नहीं, इसको देखेगा। हस्तांतरण, यानी ऋण पत्रों का यदि हस्तांतरण किया है तो कंपनी विधान की धाराओं का पालन किया गया है या नहीं। प्रभारों की जांच करेगा बच्चों। प्रभार का मतलब अगर उसके बदले में कोई संपत्ति गिरवी है तो उसके लिए प्रभार रजिस्टर की जांच करनी चाहिए। आर्थिक पुस्तकों के लेखों का अंकेक्षण करेगा, यानी जो पुस्तकें हैं उनमें सही लेखे किया गया है। यानी नगद प्रतिफल की जांच करेगा, यानी अगर डिबेंचर नगद में इशू करें तो बच्चों राशि आई होगी और राशि निर्धारित बैंक में जमा होनी चाहिए। और अन्य प्रतिफल के बदले दिया है तो ये देखेगा बच्चों कि किस चीज़ के प्रतिफल के बदले दिया, संपत्ति खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी या कोई चीज़ आई है
तो वो आई या नहीं आई, तो उसका प्रसंविदा देखेगा। कमीशन या बट्टे की जांच करेगा बच्चों, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन यदि केवल यदि कमीशन दिया है या कोई बट्टा दिया है तो उसकी जांच भी करेगा, और उनका सही प्रकार से लेखांकन चिट्ठे में कर दिया हो, और जो बट्टा दिया है उसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा। आवेदन और बंटन आदि की जांच करेगा बच्चों, यानी आवेदन की सही प्रकार से प्रक्रिया अपनाई गई और आवेदन राशि आने के बाद सही प्रकार से उनका बंटन किया या नहीं किया। उसके बाद प्रीमियम की जांच करेगा, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया है तो ये देखेगा कि प्रीमियम प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और यदि प्राप्त हुआ तो ये पूंजीगत लाभ होता है बच्चों, और इसे चिट्ठे में रिजर्व एंड सरप्लस के अधीन दिखाया है या नहीं दिखाया। जमानत पर रखे गए ऋण पत्रों की जांच करेगा, यदि जमानत के रूप में आपने बंधक के रूप में किसी बैंक के पास गिरवी रखे हैं तो उनकी जांच करेगा, और ब्याज के संबंध में की गई प्रविष्टियों की जांच करेगा, यानी कंपनी ने जो ब्याज चुकाया वो चुकाया या नहीं चुकाया। अगर बकाया ब्याज है तो बकाया का समायोजन किया या नहीं किया। तो देखिए बच्चों, अंकेक्षक का कार्य बहुत विस्तृत होता है। तो कंपनी अंकेक्षण हमने पढ़ा, तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार एक अंकेक्षण ऋण पत्रों को जांच करता है। तो हमने इसमें बच्चों ऋण पत्रों के प्रकार पढ़े और किस प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया देखी, और किस प्रकार से एक अंकेक्षक ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया की जांच करेगा, ऑडिटिंग करेगा। तो आज के लिए बच्चों आपने देखा, और आपने बच्चों इसके लिए एक नोट्स बनाना चालू कर दिया होगा, और अपनी एक बुक बार बार बना लो। हम बार बार हर लेसन में कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर आपने निर्धारित तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको उन नोट्स से बहुत अधिक परीक्षा के समय फ़ायदा होगा। और बुक आपने ले ली होगी बच्चों, जैन खंडेलवाल पारिक राइटर है, आरबीडी उसका पब्लिकेशन है। तो ये एबीएसटी का पास पढ़ रहे हैं बच्चों अभी तो अभी हम बच्चों अंकेक्षण पढ़ रहे हैं, और एक चैप्टर और है अभी हमारा इसका। उसके बाद अपन प्रबंध लेखांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रैक्टिकल भी है, यानी इस बुक में आपको दोनों हैं। आप सोच रहे होंगे थ्योरी है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, लेकिन इसमें अभी दोनों चीज़ें आएंगी बच्चों, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है, और हमको इन दोनों का ही अध्ययन करना है। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना पढ़ेंगे, बाकी कल नेक्स्ट कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।